हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश का 11th चैप्टर, जो कि है दार एस सलाम टू नैरोबी बाय फोर्ड प्रीफेक्ट, रिटन बाय रोअल्ड दाल। अब ये जो स्टोरी है ये हम ऑलरेडी पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में कि, और इस स्टोरी में बताया क्या गया है कि रोअल्ड दाल जो हैं किस तरीके से एक अफ्रीका की शेल ऑयल कंपनी में काम करते थे, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तब ही वांटेड टू सर्व हिज कंट्री। तो वो चाहते थे कि वो एक ऑफिसर की तरह, एक सोल्जर की तरह अपनी कंट्री को सर्व करें। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी छोड़ के ये RAF को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब रॉयल एयर फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। जब इन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनकी कंपनी ने बहुत ही जनरसली इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट ये भी कहा कि जब तक तुम कंट्री को सर्व कर रहे हो तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी। एंड देन ही लेफ्ट फ्रॉम दार एस सलाम, जहाँ उनका ऑफिस था, जहाँ वो काम करते थे, वहाँ से जो है उनको जाना था नैरोबी। ओके और ये थी 600 माइल की जर्नी। तो इस पूरी जर्नी में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, यही सब हमने देखा है इस चैप्टर में। तो अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे समरी, फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर्स विच आर देयर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। Dar es Salaam to Nairobi by Ford Prefect is a small extract from Roald Dahl's autobiographical book Going Solo। ये आपको पता होना चाहिए ये जो चैप्टर है ये किस बुक से इसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। गोइंग सोलो बुक, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, जिन्होंने इसमें ऑटोबायोग्राफी मतलब जहाँ आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हो। He works for Shell Oil Company in Dar es Salaam in Africa. During World War II, he decides to leave his job and join the Royal Air Force RAF to help in the fight against Bernhard Hitler. अब हमने नेक्स्ट क्या देखा, ही लीव्स अ टाउन इन हिज एंशिएंट लिटिल फोर्ड प्रीफेक्ट टू रीच नैरोबी इन कीनिया विच इज़ अ 600 माइल जर्नी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जर्नी। अब वो जो उनका पूरा जो जर्नी है उसमें उनका एक्सपीरियंस जो है वही उन्होंने शेयर किया है। ही फ्रीक्वेंटली मीट्स astonishing number of giraffe. They were surprisingly tame and the writer found it exhilarating to be able to walk freely among such huge, graceful wild creatures। तो उन्होंने बहुत सारे जिराफ को देखा रास्ते में और बहुत सरप्राइज थे, एस्टोनिश थे ये देख के कि ये जो इतने बड़े बड़े जो क्रिएचर्स हैं ये बहुत टेम है, बहुत डोमेस्टिकेटेड है, एंड राइटर जो है उनके आसपास फ्रीली वॉक कर पा रहे हैं। He even sees a very large cobra gliding over the ruts in the road and gets extremely frightened as he has a fear of snakes। और उन्हें क्या मिलता है रास्ते में, एक बहुत बड़ा सा ग्रीनिश ब्राउन कलर का कोबरा मिलता है जो रट्स में चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट लॉन्ग है, एंड वो अपना फन फैला के वहाँ पे खड़ा हुआ है, चल रहा है। एंड ही सो स्केर्ड, वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपनी गाड़ी बैक करके तब तक बैक करते हैं जब तक वो पूरा चला नहीं जाता वहाँ से। At the Wami River, his car is put on the raft and pulled by the natives to get across for 3 shillings। जब वामी रिवर आती है तो उनकी कार को along with him एक राफ्ट पे रखा जाता है, वुडन राफ्ट पे, और उसके बाद जो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, वो उस राफ्ट को पुल करते हैं फॉर 3 shillings, मतलब उनको रिटर्न में उनकी मेहनत के लिए 3 shillings देना होता है। He also sees a big elephant with his family. He feels that these animals are better off than him as they don't have to kill anyone or get into a war to survive। फिर वो रास्ते में एक एलिफेंट और उसकी फैमिली को भी देखते हैं, और उनको देख के उन्हें बहुत एक पीसफुल और काम फीलिंग आती है, बिकॉज ये जितने भी एनिमल्स से वो मिल रहे हैं, जिराफ हुआ या एलिफेंट्स हैं, ये सब वेजिटेरियन है, विच मीन्स इनको किसी को हिट करने के लिए, उनको किसी को भी मतलब जो है वो किसी को मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो किसी वॉर सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं। तो नाउ ही इज कंपेयरिंग देम विद हिमसेल्फ। वो अपने आप से कंपेयर कर रहा है कि ये लोग मेरे से अच्छी सिचुएशन में हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं लोगों को मारने जा रहा हूँ, मैं एक वॉर में जा रहा हूँ, एंड दे आर लिविंग हियर सो पीसफुली। At the frontier between Tanganyika and Kenya, he meets an ancient and toothless black man who is in command of the outpost of customs and immigration। तो जो बॉर्डर है तंगानिका और कीनिया के बीच में, तो वहाँ पे एक आउटपोस्ट है। आउटपोस्ट मतलब वो जो जहाँ पे कस्टम्स एंड इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ का इंचार्ज कौन है, एक एंशियंट ब्लैक टूथलेस मैन जो कि ऑलमोस्ट 37 ईयर्स से वहाँ सर्व कर रहा है।
Outside the custom shack, his car was crowded by Maasai tribesmen who were curious and were patting the car. और just वहाँ पे outside the custom shack जहाँ उनकी कार पार्क थी, वहाँ बहुत सारे मसई ट्राइब्समैन आ गए and they were looking at it curiously, क्योंकि उन्होंने कभी कार जैसी चीज़ देखी नहीं थी, and they were patting the car. He moves forward and passes through a thick jungle. As it is sunset, he decides to stay there for the night and spends the night in the car. तो अब जब वो आगे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत घना जंगल मिलता है, तो वो सोचते हैं कि वो वहीं पे रह जाएं और वो अपना, क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वो रात को वहीं स्पेंड करते हैं. Next afternoon he reaches Nairobi and visits RAF headquarters. Next afternoon around 3 o'clock वो वहाँ पहुँचते हैं, सीधा वहाँ से जाते हैं RAF headquarters. He is given a medical examination, clears it and is all set to contribute in the war. तो वो जो है उनको एक medical examination देना पड़ता है physical fitness का, वो देते हैं, वो उसे पास करते हैं and now he is all set to contribute in the war to serve his country. Understood the summary? अब हम आगे बढ़ते हैं रिकैप, मतलब हम यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सप्लेन दीज लाइन्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हेन वन इज क्वाइट अलोन ऑन अ लेंथी एंड स्लाइटली हैज़ार्डस जर्नी लाइक दिस, every sensation of pleasure and fear is enormously intensified. जब कोई ऐसी लंबी सी और इतनी मुश्किल जर्नी में अकेले जाता है तो हर प्लेजर बहुत बड़ा प्लेजर हो जाता है और हर डर बहुत बड़ा डर हो जाता है. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, इन लाइंस को एक्सप्लेन करो. तो यहाँ पे द एडवेंचरस एंड द हज़ार्डस जर्नी दैट द नरेटर अंडरटुक फ्रॉम दर एस सलाम टू नैरोबी इन कीनिया वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड थ्रिल. यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो एडवेंचरस और हज़ार्डस जर्नी जो नरेटर ने लिया, जो नरेटर ने जिसको जिस पे वो चले, कौन सी जो 600 माइल जर्नी है दर एस सलाम से नैरोबी में, वो एकदम इट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड thrill. The narrator explains that this thrill increases when one is alone on a trip. और वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो एडवेंचर, ये जो थ्रिल है, ये बहुत बढ़ जाता है जब कोई अकेले किसी ट्रिप पे जा रहा होता है. He feels the pleasure as well as the fear of the unknown dangers that might come to him during the journey. उन्हें वो प्लेजर्स भी फील होते हैं जो वो नई नई चीज़ों को देखते हैं, प्लस उन्हें डर भी लगता है ऑफ द अननोन चेंजेस. आप जब कोई जर्नी कर रहे हो तो उसमें जो अननोन चेंजेस आते हैं, आपको डर लगता है कहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई वाइल्ड एनिमल आप पे अटैक ना कर दे, कहीं कोई नेटिव वहाँ का आप पे ऊपर अटैक ना कर दे. तो ये सारे जो अननोन डेंजर्स होते हैं जो भी उसको जर्नी में मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वो दिमाग में रख के चलता है. बहुत ज़्यादा उसके अंदर थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विल बी 3 shillings बाना, दे सेड लाफिंग. उन लोगों ने क्या कहा कि इसके हमें 3 shillings लगेंगे, मतलब आप हमको पैसा दे दो इसका. बाना का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टफुली जो सर कहते हो आप, जैसे मास्टर कहते हो, वही. The 6 strong men who put the narrator along with his foot on the raft to cross the Wami river asked for 3 shillings as this was their wage for their effort. तो जो 6 स्ट्रॉन्ग मैन थे जिन्होंने नरेटर उसकी कार के साथ उसको कहाँ राफ्ट पे रखा था. देखो इस लाइन को लिखने के लिए हाउ डू यू राइट इन इंग्लिश, कैसे आपको ये आंसर्स याद करने में आपको बता रही हूँ. प्लीज़ आप इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दो. यहाँ पे क्या करना है आपको, वो जो 6 स्ट्रॉन्ग मैन थे, द 6 स्ट्रॉन्ग मैन जिन्होंने हु पुट द नरेटर अलॉन्ग विद हिज फुट, नरेटर को उनकी कार के साथ पुट किया था, मतलब रखा था कहाँ, ऑन द राफ्ट, राफ्ट पे रख दिया था. क्यों रखा था, टू क्रॉस द वामी रिवर, वामी रिवर को क्रॉस करने के लिए रखा था. उन्होंने नरेटर से मांगा, आस्क्ड फॉर 3 shillings, उन्होंने नरेटर से 3 shillings मांगे, एज दिस वॉज देयर वेज फॉर देयर एफर्ट, क्योंकि ये एक तरीके से उनका वेज था. वेज मतलब उनका जो है जो आप बोलते हो सैलरी नहीं बोलोगे, वेज का मतलब हिंदी में क्या होता है, कमाई थी उनकी, जो उनके एफर्ट्स दिए थे उसका उनको पैसा मिला था. These local tribes addressed the narrator as बावना out of respect. उन्होंने नरेटर को बावना कहा, क्यों, क्योंकि out of respect, respect के लिए उन्होंने कहा. They are better off than me, I told myself, and a good deal wiser. So उन्होंने जब ये एलिफेंट्स को देख रहे थे, यू रिमेंबर उन्होंने क्या कहा, ये तो हमसे बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं. ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उन्हें कोई वॉर करने नहीं जाना, उनको किसी के साथ वॉर नहीं करना, उनको सुपीरियॉरिटी नहीं दिखानी.
द नरेटर रिमार्क्ड दिस when he saw the elephants in absolute contentment. नरेटर ने ये रिमार्क किया, मतलब ये चीज़ कही, कब कही, जब उन्होंने एलिफेंट्स को देखा फुल सेटिस्फाइड मोड में, मतलब उनकी लाइफ कंटेंट थी, उन्हें कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी. He realized that those animals were better off than him and wiser too. उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो एनिमल्स हैं ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वाइजर भी हैं, समझदार भी ज़्यादा हैं, बिकॉज दे डिड नॉट टेक अप एनी रिस्क, क्योंकि उन्हें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं थी. ऑन द अदर हैंड द नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू किल द जर्मन्स और टू बी किल्ड बाय देम. तो एक जगह एलिफेंट्स थे जो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थे, उन्हें कोई वायलेंट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं थी, और एक जगह नरेटर थे जो एक वॉर सिचुएशन में जा रहे थे, जिस वॉर सिचुएशन में या तो वो लोगों को किल करेंगे या लोग उन्हें किल करेंगे. The elephants are at peace as they do not have any thought of murder or the fear to be killed. Animals जो थे, ये elephants जो थे, they were absolutely at peace and calm. क्यों? क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था कि कोई आके उन्हें मारेगा या उन्हें किसी को मारना था, उन्हें हंट नहीं करना था, कोई उन्हें हंट करने नहीं आ रहा था, इसलिए वो बिल्कुल एक फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जी रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the magnanimous gesture shown by the Shell company? मैग्नानिमस मतलब बहुत ही ज़्यादा जेनरस, बहुत ही उदार, मतलब किसी ने जहाँ पे अपना बहुत बड़ा दिल का परिचय दिया हो कि मतलब यू नो ही हैज़ सच अ बिग हार्ट. शेल कंपनी को जब रोअल्ड दाल ने कहा कि मैं आपकी कंपनी को छोड़ के मैं वर्ल्ड वॉर 2 में अपने देश को सर्व करना चाहता हूँ, तब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम, या ये कि हाँ ठीक है जाओ, उन्होंने क्या किया, नॉट ओनली डिड दे गो बट दे ऑल्सो हेल्प्ड. ओके, दे ऑल्सो हेल्प्ड हिम बाय सेइंग कि आप लोग जो हो मतलब आप जाओ और हम आपको हर महीने सैलरी देते रहेंगे, जब तक आप इस वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तब तक हम आपको हर महीने सैलरी देते रहेंगे जब तक आप जिंदा हो. नाउ दिस वाज अ वेरी जेनरस अप्रोच. तो हम इसी आंसर को कैसे लिखेंगे? द मैग्नानिमस जेस्टर शोन बाय द शेल कंपनी वाज दैट इट रिलीज द ऑथर विथ ब्लेसिंग्स एंड अश्योर्ड टू पे द सैलरी इनटू द बैंक अकाउंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने क्या बोला, दैट इट रिलीज द ऑथर विद द ब्लेसिंग्स. इट रिलीज द ऑथर मतलब उन्होंने ऑथर को जाने दिया, रिलीज कर दिया, अपनी मतलब मुक्त कर दिया उनकी कंपनी से. एंड अश्योर टू पे द सैलरी, और उन्हें अश्योरेंस दिया, उन्हें प्रॉमिस किया कि तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी रहोगे, जब तक तुम इस वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें हम सैलरी देंगे. फॉर एज लॉन्ग एज द वॉर लास्टेड एंड द नरेटर रिमेन्ड अलाइव. जब तक वॉर चल रहा है और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें सैलरी मिलेगी. Describe the narrator's encounter with the giraffes. Why did he call them tame? अब आपका पूरा जो नरेटर का जिराफ के साथ जो इनकाउंटर हुआ था हमें उसे डिस्क्राइब करना है और हमें ये भी बताना है कि उन्होंने जिराफ को टेम क्यों कहा. टेम मतलब डोमेस्टिकेटेड, पालतू. On the first day of the narrator's 600-mile journey, he was often enthralled by a number of giraffes, usually in groups of 3 or 4 with a baby alongside. तो जब नरेटर की जो फर्स्ट डे जर्नी थी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, इंथ्रैल्ड थे, टू सी whom, टू सी अ नंबर ऑफ जिराफ्स. बहुत सारे जिराफ्स देखे उन्होंने, जो यूजुअली 3 से 4 जिराफ का एक ग्रुप होता था और उसमें साइड में उनके बच्चे उनके साथ चल रहे होते थे. He noticed them ahead of him nibbling green leaves from the top of acacia trees by the side of road. उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो रोड के साथ साइड में जो एकाशिया ट्रीज थे, ये थॉर्नी ट्रीज होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे कांटे होते हैं, उसमें सबसे ऊपर में जो है लीव्स जो थे वो उसको निबल कर रहे थे, मतलब छोटे छोटे पार्ट में खा रहे थे. The narrator found it exhilarating to be able to move about freely among such huge, graceful wild creatures. और नरेटर बहुत एक्साइटेड थे, क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जिराफ से और वो इतने ह्यूज क्रिएचर्स के आसपास फ्रीली वॉक कर रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर. The narrator calls the creatures tame, calls them tame because they were quite amicable and did not feel any threat in the presence of the narrator. Narrator ने जिराफ्स को टेम क्यों कहा? उन्होंने टेम इसलिए कहा क्योंकि उनको जो जिराफ्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एमिएबल लगे. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. उन्हें वो बहुत फ्रेंडली लगे, प्लस उनको
जिराफ को नरेटर से कोई थ्रेट फील नहीं हुआ। जिराफ को ये नहीं लगा कि नरेटर कोई पोचर है या कोई हंटर है जो उनको किल करने आया है। सो दे डिड नॉट फील एनी थ्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द नरेटर। Instead they looked at the narrator with languorous demure but never ran away. उन्होंने बहुत लेजी तरीके से नरेटर को देखा लेकिन वो कभी भी वहाँ से भागे नहीं। So this was our answer. हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। एक्सप्लेनेशन में हमने यही पूरा समझा है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने जिराफ वाले आंसर के लिए कि वो फर्स्ट डे में मिला था। दे वर ऑलवेज इन ग्रुप ऑफ 3 to 4 जिसमें उनका एक बच्चा जो है वो अलॉन्ग साइड रहता था। वो एकैशिया ट्री के टॉप में जो लीव्स थे उनको निबल कर रहे थे। प्लस उनको जो है नरेटर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था एंड नरेटर वहाँ पे फ्रीली वॉक कर रहे थे। जहाँ पे भी उनको जिराफ का एक ग्रुप दिखता था वो वहाँ पे गाड़ी रोकते थे और वहाँ जाते थे, वॉक करते थे, उन्हें ग्रीट करते थे। इवन व्हेन दे वर वेरी क्लोज टू द जिराफ, जिराफ जो है बस वो लेजी तरीके से नीचे देखते थे नरेटर को, लेकिन वो कभी नेवर लाइक दे रैन अवे। ओके, अब है डिस्क्राइब द कोबरा दैट द नरेटर मेट अलोंग द वे, हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट। तो वो कोबरा कैसा था जिसको नरेटर ने देखा था रास्ते में और उन्होंने उसमें किस तरीके से रिएक्ट किया। On his way to Tanganyika, the narrator encountered a very large, thick, greenish brown cobra gliding slowly over the ruts in the road and 30 yards ahead of him. तो जब वो तंगानिका जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा लार्ज थिक ग्रीनिश ब्राउन कलर का एक कोबरा दिखा था जो ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट लंबा था और जो वहाँ पे जो रोड में जो रट्स होते हैं उसमें धीरे धीरे ग्लाइड कर रहा था। कितना दूर था वो नरेटर से? ऑलमोस्ट 30 यार्ड्स दूर था। It was 7 or 8 feet long and was holding its flat spoon-shaped head 6 inches up in the air. तो वो जो थे वो वहाँ पे almost 6 to 7 feet long थे और उनका जो उन्होंने अपना जो फन था उसको एकदम हवा में उठाया हुआ था। Almost 6 inches up in the air, मतलब 6 inches इतना जो है उन्होंने हवा में उठा के रखा था। The speaker was terrified at the sight of the snake, so did not move forward to run it over. जो स्पीकर थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, स्केर्ड हो गए थे कोबरा को देख के, तो उन्होंने गाड़ी आगे नहीं कराई क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो इसके ऊपर से गाड़ी निकाल ना दे। Instead, he reversed and kept backing his car till the fearsome cobra vanished into the undergrowth. तो उन्होंने अपनी गाड़ी बैक करना स्टार्ट किया। So he did not move forward. What did he do instead? मतलब बल्कि उन्होंने क्या किया? He reversed and kept reversing. उन्होंने गाड़ी पीछे ली and kept reversing until, कब तक? Until the fearsome cobra, जब वो खतरनाक कोबरा जो था वो अंडरग्रोथ में छुप नहीं गया। इसका मतलब जो झाड़ियों में वो छुप नहीं गया। How does the narrator describe the elephant family he saw passing by? अब इन्होंने elephants को किस तरीके से describe किया है? During the journey, the narrator saw a big tusker and a cow and their one baby moving slowly forward in line about 50 yards from the road on the edge of the forest. तो जब वो जर्नी में अपनी कंटिन्यू कर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा? एक बिग टस्कर देखा। टस्कर इज व्हाट? एलिफेंट। एक बड़ा सा टस्कर देखा, उसकी काऊ मतलब उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा जो उनके साथ साथ चल रहा था। अबाउट 50 यार्ड्स फ्रॉम द रोड, मेन रोड जहाँ पे हमारे जो नरेटर जा रहे थे वहाँ से 50 यार्ड्स दूर था वो, ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट। The narrator felt a great sense of peace and serenity surrounded these massive, slow-moving, gentle beasts which seemed to be living a life of absolute contentment, unlike the narrator who was going to war. जब नरेटर ने इन एनिमल्स को देखा, इन एलिफेंट्स को देखा तो उनको क्या फील हुआ? अ ग्रेट सेंस ऑफ वॉर एंड सेरेनिटी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा था इन ह्यूज एनिमल्स के पास में बहुत ज़्यादा कामनेस है, बहुत ज़्यादा सेरेनिटी है, बहुत ज़्यादा पीस है वहाँ पे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मैसिव, स्लो मूविंग, जेंटल बीस्ट हैं, ऐसा लगा था उनकी लाइफ में सब कुछ है। दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट। दे हैड, उनको किसी को हंट नहीं करना था, उन्हें किसी को मतलब अपने आप को बचाना नहीं था, बिकॉज एज ऑफ नाउ दे वर लिविंग वेरी फ्री लाइफ। जबकि नरेटर जो थे वो कहाँ जा रहे थे? वो वॉर के लिए जा रहे थे। How did the old man at the frontier
treat the narrator? How was it different from the usual behavior of a person at a customs and immigration outpost? अब ये आप लोगों को सबको पता है, आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, कुछ स्मगल करके जो स्मगलर्स होते हैं वो जा सकते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं, या फिर कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको पता होगा, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो इमिग्रेशन वाला जो काउंटर होता है, जो कस्टम वाला काउंटर होता है, वहाँ दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ नरेटर को जो एक एंशियंट ब्लैक टूथलेस मैन मिला था जो 37 ईयर्स से वहाँ सर्व कर रहा था, वॉज ही एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट? नो, ही डिड नॉट इवन चेक नरेटर का जो पासपोर्ट था। तो हमें वही लिखना है यहाँ पे। At the frontier between Tanganyika and Kenya, there was a wooden gate for the outpost of customs and immigration. ये जो बॉर्डर था, एट द बॉर्डर बिटवीन तंगानिका और कीनिया, इसके बीच में एक बहुत बड़ा वुडन गेट था जो कि आउटपोस्ट था कस्टम्स और इमिग्रेशन का। द पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस ग्रेट आउटपोस्ट वॉज एन एंशियंट एंड ओल्ड toothless black man who had been serving there for 37 years. He treated the narrator cordially, offering a cup of tea without sugar, for which he regretted. उन्होंने नरेटर को अब कैसे ट्रीट किया ये हमें देखना है। तो उन्होंने नरेटर को बहुत कॉर्डियली ट्रीट किया, कॉर्डियली मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। He even offered him a cup of tea and since there was no sugar, he even apologized for that. उन्होंने क्या बोला? सॉरी, इसमें शक्कर नहीं क्योंकि मेरे पास शक्कर है ही नहीं। On being asked to see the passport, the old man refused to do so as all passports looked similar to him without spectacles that he did not possess. उन्होंने कहा आप मुझे अपना, जब उन्होंने राइटर ने पूछा, रोअल्ड दाल ने पूछा कि आप मेरा पासपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मुझे आपका पासपोर्ट नहीं देखना क्योंकि मुझे हर पासपोर्ट एक ही जैसा दिखता है। Why? Because my eyesight is weak. I can see only with spectacles and I don't have one. मेरे पास चश्मा नहीं है। The experience was quite different from the usual behavior one expects at a customs outpost. अब ये जो पूरा behavior था, पहले तो हमने बता दिया किससे मिले, उनका behavior कैसा था। अब ये जो कस्टम्स का जो पूरा इंसिडेंट था ये बहुत ही स्ट्रेंज था, अनयूजुअल था। वाई? बिकॉज दिस ओल्ड शैक वॉज मैनेज्ड बाय अ मैन हु हैड पुअर आईसाइट एंड सेकेंडली, पहला रीज़न तो ये था कि ये एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टम्स और इमिग्रेशन है, आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वहाँ उन्होंने एक एंशियंट ओल्ड ब्लैक टूथलेस मैन को रखा है जिनकी आईसाइट भी वीक है। उसके बाद सेकेंडली एक और रीज़न क्या है कि वाई डू यू फाइंड दिस डिफरेंट एंड स्ट्रेंज? इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन द इन चार्ज वॉज फ्रेंडली एंड लीनियंट। बहुत ही स्ट्रिक्टली जिसको बात करनी चाहिए वो बहुत फ्रेंडली और लीनियंट तरीके से बात कर रहा था। दिस इज एन आयरनी बिकॉज द प्लेस विच शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस वॉज गार्डेड बाय अ मैन विद पुअर साइट। अब ये तो एक आयरनी है। आयरनी मतलब जहाँ पे एक इंसान को कस्टम्स एंड इमिग्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा जिसकी आईसाइट एकदम परफेक्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, उस तरीके के एक लड़के को आपको वहाँ पे रखना चाहिए, एक मैन को वहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने किसे रखा था? एक एंशियंट टूथलेस ब्लैक मैन को रखा था जो कि वहाँ पे, और जिसकी आईसाइट भी वीक थी, जिसने पासपोर्ट चेक भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर इट बिकेम डार्क इन द जंगल। जब अब रात में बहुत, मतलब जब वो जंगल से पास हो रहे थे तो अचानक से रात हो गई थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं रह जाएंगे, मतलब ही विल स्पेंड द नाइट इन द जंगल इटसेल्फ। सो आफ्टर इट बिकेम डार्क इन द जंगल एंड द हेडलैम्प ऑफ हिज कार बिकेम डिम। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा रात हो गया और जो हेडलैम्प था वो बहुत डिम हो गया, मतलब उनके जो गाड़ी की जो लाइट्स होती है, हेडलाइट्स होती है, वो बहुत ज़्यादा मंद हो गई। The narrator parked his Ford just off the road in a scrubby patch of thorn trees to wait for the dawn. तो उन्होंने क्या हुआ, एक कांटों भरे जो झाड़ी थी उसके बीच में अपनी गाड़ी को पार्क करा और सुबह का इंतज़ार किया। He sat in the car listening to the jungle noises all around him. वो कार में बैठ गए, उनको चारों तरफ से जंगल के क्रिएचर्स की आवाज़ आ रही थी, and also protected against wild animals as he was inside a car and had a sandwich with hard cheese. प्लस क्या है, वो कार के अंदर बैठे हुए थे, विच मीन्स ही वॉज टोटली प्रोटेक्टेड बाय ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। और जो भूख लग रही है तो उसके लिए उनके पास एक सैंडविच था जिसमें हार्ड चीज़ था, सो इट वॉज गुड इनफ फॉर हिम। Later, he wound up the two windows, leaving just a half-inch gap at the top of
the window and rolled to the back seat to sleep. बाद में उन्होंने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा रात हो गई, अब उनका सोने का टाइम आया था, तो उन्होंने खिड़कियाँ पूरी चढ़ा दी, मतलब उसका कांच चढ़ा दिया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया, सो दैट ही कैन ब्रीथ इजीली. ओके, एंड जो बैक सीट होती है, जो कार की जो पीछे वाली जो सीट होती है, आगे वाली जो सीट होती है, उसको उन्होंने पूरा रोल किया ताकि वो एकदम बैक सीट में आ जाए, स्ट्रेट हो जाए, एंड देन ही स्लेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the narrator fear that he might not be selected for flying duties? नरेटर को बीच में एक डाउट आता है कि हो सकता है उन्हें फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए एयरफोर्स में लिया ही नहीं जाए. वो क्यों? क्योंकि जब वो फाइनली जो है नैरोबी पहुंच जाते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहाँ RAF के हेडक्वार्टर्स जाते हैं, वहाँ उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे ये हाइट मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो 6 फीट 6 इंचेस टॉल थे, विच इज़ लाइक ही वॉज बहुत ज़्यादा टॉल. तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है. तो उन्होंने पूछा मतलब मैं नहीं बन सकता, मैं जो हूँ एयरपोर्ट ऑफिसर मतलब एयरफोर्स में नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि नहीं, देखो द थिंग इज़ कि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, लेकिन हाइट के बारे में कुछ नहीं लिखा है. सो आई विल जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू कैन गो अहेड. अब इसका आंसर देख लेते हैं अपन. During the medical examination at the RAF headquarters, the narrator suspected that he might not be selected for flying duty since the English doctor remarked the narrator's height of 6 feet 6 inches was not ideal for the flyer of an aeroplane. तो जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, कहाँ हुआ, सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ RAF के हेडक्वार्टर में हुआ. जो नरेटर ने क्या सस्पेक्ट किया दैट हो सकता है उसको फ्लाइंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाए, क्योंकि वो जो इंग्लिश डॉक्टर था उन्होंने क्या रिमार्क दिया था नरेटर को कि उनकी हाइट जो है वो 6 फीट 6 इंचेस हाई है, जो कि एक एरोप्लेन को राइड करने के लिए मतलब जो है चलाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सही नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर द नरेटर कॉन्ट्रास्ट द पीस इन द एनिमल वर्ल्ड विद द वॉर एंड अनरेस्ट इन हिज ओन. अब जब जिराफ को उन्होंने देखा, एलिफेंट्स को उन्होंने देखा, उनके अंदर क्या फीलिंग आई कि ये लोग कितनी खुश लाइफ जी रहे हैं, एकदम सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं, और हम यहाँ पे वॉर कर रहे हैं. किस लिए वॉर कर रहे हैं? सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए. हम वॉर कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, जबकि इनके पास सब कुछ है. इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? When the narrator sees the elephant moving with its cow and calf and the giraffes nibbling green leaves from the treetops, he felt that a great sense of peace and serenity surrounded these massive gentle beasts, which seemed to be living a life of absolute contentment, unlike the narrator who was going to war. तो जब नरेटर ने किसको 2 इंसिडेंट बताने, तो एक तो तुम बताओगे जिराफ वाला और एक बताओगे तुम एलिफेंट वाला. तो जब नरेटर ने एलिफेंट और उसकी फैमिली को देखा जाते हुए और उन्होंने जिराफ्स को देखा जो कि निबल कर रहे थे बहुत ही लेजीली बिना किसी टेंशन के, तब ही फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी. उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, पीस और सेरेनिटी की फीलिंग आई. उनको क्या लगा दैट दीज मैसिव जेंटल बीस्ट जो आज यहाँ पे रह रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्टेंटमेंट में, उन्हें किसी पे वॉर नहीं करना, उनको किसी से डर नहीं है. और जबकि नरेटर एक वॉर में लोगों की जान लेने जा रहे हैं या तो अपनी जान गंवा के आएंगे. Who were the various African people the narrator met during his journey? तो अपनी जर्नी में वो किस किस से मिले थे? सबसे पहले वो मिले थे वहाँ के नेटिव्स थे, जिन्होंने उन्हें वामी रिवर पे जो है राफ्ट के ऊपर रख के पुल किया था. दूसरा वो मिले थे वहाँ पे वो टूथलेस ब्लैक मैन से, जो कि कौन था, कमांडर था वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस का. थर्ड वो मिले थे मसई ट्राइब्समैन से. किससे मिले थे? वो मसई ट्राइब्समैन से मिले थे. तो इन 3 तरीके के लोगों से वो वहाँ पे मिले थे. What do you think the narrator wanted to join? Why do you think the narrator wanted to join the war effort even though he seemed to prefer peace and violence? यहाँ हम इस चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ रहे हैं बार बार पता चल रहा है कि नरेटर जो है उन्हें पीस पसंद था, उन्हें नॉन वायलेंस पसंद थी. उसके बाद भी यहाँ पे नरेटर जो थे वो ये वर्ल्ड वॉर 2 की मतलब जो हम जो फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे थे, वो लोग जो लड़ रहे थे उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे. ऐसा क्यों? Even though the narrator preferred peace to violence, नरेटर को वायलेंस के ऊपर पीस पसंद थी, he wanted to join the war to contribute to protect his country. वो वॉर ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में.
fight for it as his country was in danger and he was a patriotic man. So he wanted to fight for his country. Why? Because he was a patriotic man. मतलब वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे. He decided to join the war as a duty towards his country. वो क्यों war join करना चाहते थे? As a duty towards his country. मतलब वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते थे. Understood the answer? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which parts of the account do you find the most humorous? Give 3 examples. ये पूरी स्टोरी में आपको सबसे ज़्यादा कॉमिक वाली 3 चीज़ें कौन सी लगी? पहली, 3 most humorous parts of the accounts are, first one, the encounter of the narrator with the cobra. जहाँ पे नरेटर कोबरा के साथ जो उनका एनकाउंटर होता है, जिसमें उनको जोर से डर लगता है, वो गाड़ी को पीछे लेके जाते हैं. When the narrator was shouting inane cheery greetings to the giraffe, जब वो जिराफ के पास जाके hello, how, what's up, कैसे हो भाई लोगों, तो इस तरीके की जब cheery greetings कर रहे थे, तब भी वो भी काफ़ी ज़्यादा humorous था, क्योंकि जिराफ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. And he gave a lazy look. अच्छा, कुछ तो हुआ है भाई, इसको चिल्ला रहा है, चिल्लान दो, कोई दिक्कत नहीं है. When he was put on the raft along with his car and the natives were pulling him, और जब उसको राफ्ट भी रखा था उसकी कार के साथ, and the natives were pulling him, और साइड में पूरे जो है क्रोकोडाइल्स थे, और जो है करंट बहुत हाई था रिवर का, और जो मतलब ऐसा लग रहा था जो राफ्ट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो उस वक्त जो उनको डर लग रहा था, दैट वाज आल्सो कॉमिक. यस और नो? यस. सो ये 3 इंसिडेंट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लगे. अगर आपको कोई और इंसिडेंट ह्यूमरस लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन. The narrator mentions listening to jungle noises at night. You know that words which are used to describe a sound are called onomatopoeic words. अब यहाँ पे आपको ओनोमेटोपोइक वर्ड्स पता होने चाहिए क्या होते हैं. जैसे हम बोलते हैं he came boom, और the car, like there was a thud, bang, boom, और chirping, या फिर पानी की आवाज़ जैसे hissing. ये क्या होते हैं? ये वो साउंड वर्ड्स होते हैं जो एग्जैक्ट साउंड को इमिटेट करके बनाए जाते हैं. जैसे फर से चली गई, या तो मतलब धड़ाम की आवाज़ आई, तो ये सब कोई वर्ड्स हैं नहीं. ये सारे वर्ड्स सिर्फ हम रियल साउंड को इमिटेट करते हैं, तो इन वर्ड्स को बोलते हैं ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. ओनोमेटोपोइक वर्ड्स, ओके. और ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको आप बोलते हो ओनोमेटोपिया. अंडरस्टूड? ये सिर्फ और सिर्फ साउंड को इमिटेट करने वाले वर्ड्स हैं. आपने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं या स्टोरीज पढ़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. जैसे चाचा चौधरी आए धड़ाम, और साबू ने मारा भड़ाम, और ऑल दोज वर्ड्स, दीज आर ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. क्लियर? अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें बहुत सारे ओनोमेटोपोइक वर्ड्स दिए हैं. जैसे कि स्लैम्ड, जब कोई जोर से दरवाज़ा बंद करता है तो स्लैम द डोर. गर्गलिंग मतलब क्या होता है? जो पानी की कलकल आवाज़ आती है ना, पानी को जैसे बहने की आवाज़ आती है, वो पानी की आवाज़ को क्या कहते हैं? गर्गलिंग कहते हैं. चर्पिंग मतलब जैसे कि गिरगिट होते हैं, सॉरी गिरगिट नहीं होते, झिंगूर होते हैं, या फिर बर्ड्स होती हैं, चर्प करती हैं. स्क्वीक मतलब लेट्स से स्क्वीक मतलब बहुत ही शार्प सी आवाज़. जैसे अगर आप किसी सोफे पे बैठे तो उसमें जैसे अचानक से आवाज़ आती है, चेयर पे बैठे तो एकदम से आवाज़ आती है ना, कींग, दैट इज़ अ स्क्वीक आवाज़. ओके. या जैसे कि आपको किसी ने डरा दिया, कोई पीछे आपके आया खड़ा हुआ, अचानक से उसने आपको डरा दिया, तो आप कैसे स्क्वीक करते हो? अंडरस्टूड? देन इज रैटल. रैटल का मतलब होता है जैसे कि सपोज कोई विंड चाइम है, वो बार बार जो है शीशे से टकरा रहा है, या कोई पेन रखा है, वो बार बार अर्थक्वेक आया, मान लो लेट्स से अर्थक्वेक आया, तो अब वो जो बार बार अप एंड डाउन मोशन करेगा या टकरा रहा है, तो कट 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 आवाज़ जो आ रही है उसको बोलते हैं रैटल साउंड. जैसे बच्चों का एक खिलौना होता है जिसको इस तरीके से मूव करते हैं, उसे भी एक रैटल गेम ही कहा जाता है. सिजल. सिजल का मतलब क्या होता है? जैसे कि पानी ऊपर आता है तो वो सिजल करता है. जैसे कि भगोनी में चाय उबल रही होती है, या दूध उफन रहा होता है, तो वो सिजल करता है. जैसे आग होती है वो सिजल करती है. अंडरस्टूड? ये सब साउंड वर्ड समझ में आ गया. अब हमें ये जो क्वेश्चंस दिए इसमें हमें राइट आंसर फिल करना है. बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. The dash of the crickets filled the silence in the forest. The dash of the crickets. Crickets मतलब कौन होते हैं? झिंगूर. झिंगूर क्या करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, झिंगूर चर्प करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the fire dash and burned higher, it warmed the weary travelers and kept the animals away.
जैसे ही फायर ने डैश किया और बहुत आग जो है बड़ी हो गई, तो वहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे दे फेल्ट वार्म और सारे जंगली जानवर दूर हो गए। तो फायर क्या करती है, अभी हमने देखा था फायर सिजल करती है। ओके, द विंडोज ऑफ द ओल्ड वुडन केबिन डैश इन द विंड एवरी नाइट। जो हर रात को इतनी जोर से जब हवा चलती है तो विंडोज जो हैं वो कैसी आवाज करते हैं, टक 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 टक, दैट इज रैटल। आंसर क्या हो जाएगा, रैटल। ओके, तो ये है हमारे आंसर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। आई वोक अप टू द साउंड ऑफ द डैश ब्रूक विच फ्लोड पास्ट आवर होटल इन द हिल्स। तो मैं जहाँ पे, मैं कोई वेकेशन पे गया था, माउंटेन्स पे, हिल्स पे, वहाँ पे जहाँ मैं रह रहा था उसके जस्ट सामने एक ब्रूक थी, मतलब एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर। उसकी कैसी आवाज़ से मेरी नींद खुली, पानी की आवाज़ को क्या कहते हैं हम, पानी की आवाज़ को हम कहते हैं गर्गलिंग, गर्गलिंग। Next is Matilda dashed the door shut and left with an angry look on her face. Matilda ने जोर से दरवाज़ा बंद करा और वो बहुत गुस्से में चली गई वहाँ से। जोर से दरवाज़ा बंद करने को क्या कहते हैं, slam the door. Matilda slammed the door. And the last one is the old couch dash when the man sat on it. ओल्ड काउच जो था वो बहुत ही पुराना काउच था, जैसे ही वो आदमी उस पर बैठा तो उसने कैसी आवाज़ करी, स्क्विक। द ओल्ड काउच स्क्वीक्ड when the man sat on it. Matilda slammed the door shut and left with an angry look on her face. Are we clear with this question? ये question बहुत ही ज़्यादा easy है। Okay? Next is complete the crossword using the clues given. अब आपको यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर्स में से लिए गए हैं। पहला है टू स्केयर समवन सेइंग यू वुड हार्म देम। अब जब आप किसी को स्केयर कर रहे हो तो फोर्थ नंबर पे वी हैव दिस वर्ड। तो किसी को स्केयर करने का मतलब होता है थ्रेटन करना। व्हाट इज द वर्ड थ्रेटन, THREATEN, THREATEN, थ्रेटन करना मतलब किसी को धमकाना। टू बी हैंडेड डाउन समथिंग फ्रॉम एन अर्लियर जनरेशन, अपने पहले वाले जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कुछ देना, जैसे कि I had a tiara, I had a beautiful diamond tiara and later I gave it to my daughter. तो मेरी डॉटर ने मुझसे वो इनहेरिट किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिक्स्थ जो है ये हो जाएगा इनहेरिट, मेरी डॉटर इनहेरिट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज टू इम्प्रूव आईसाइट। आईसाइट जैसे किसी की आंखें कमज़ोर है तो मुझे अगर अपनी आईसाइट प्रॉपर करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्पेक्टिकल्स, चश्मे यूज़ करने पड़ेंगे, स्पेक्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है द मटेरियल यू गेट फ्रॉम एलिफेंट टस्क। जो एलिफेंट का टस्क होता है, ठीक है, उसका वो वाइट कलर का होता है, उससे उस एलिफेंट को जो पोचर्स जो मारते हैं, हंट होता है एलिफेंट का, वो सबसे ज़्यादा होता है आइवरी के लिए। जो उनका जो टस्क होता है उसमें जो ये वाइट कलर का होता है ना, इसमें आइवरी मिलता है। सो हियर नाइन्थ वाला जो है आपका द आंसर इज आइवरी। ओके, नेक्स्ट जो अभी तो हमने अक्रॉस देखा, अभी हम डाउन भी देखते हैं। वेरी बिग, वेरी बिग वन, वेरी बिग को हम क्या बोल सकते हैं, एनॉर्मस। नंबर वन हो जाएगा एनॉर्मस। ओके, वेरी बिग का आंसर क्या हो गया, एनॉर्मस। नेक्स्ट इज अ थॉर्नी ट्री। हमने चैप्टर में एक ट्री के बारे में पढ़ा है जिसकी लीव्स को जिराफ निबल करता है। कौन सी ट्री है वो, एक्याशिया। ये एक थॉर्नी ट्री है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। अनदर वर्ड फॉर सैंग, अनदर वर्ड फॉर सैंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनदर वर्ड फॉर सैंग, ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, इसमें हम लोगों ने दिया नहीं है, सो ये ओके, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। बहुत ईजी आंसर है, एक्सट्रीमली ईजी। अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, या तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगी। ओके, फॉल्स टीयर्स आर ऑल्सो नोन एज, फॉल्स टीयर्स को क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मैं इसको होमवर्क भी देना चाहिए। तो क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं इसको। अ स्मॉल रैमशिकल हट, जो एक छोटी सी मतलब एकदम भूसे वाली जो हट होती है उसको बोलते हैं शैक। क्या बोलते हैं, शैक। और छोटे से एयरपोर्ट को बोलते हैं एरोड्रोम। तो ये हैं तुम्हारे सारे आंसर्स।
acacia, inherit, crocodile, spectacles, shack, aerodrome, ivory, enormous, threaten, and this is your homework. Very easy word, आपकी चैप्टर में ही है, सेकेंड पेज पे शायद. Okay, so you have to tell me the answer. That's it. Here we are done with this video. So we can do one thing. If you are not able to answer the question, तो आप मेरे को comment box पे बताओगे. वैसे तो बहुत easy, आप फटाक से आंसर कर दोगे, लेकिन if not तो आप मुझे comment box में बताओगे और जो मुझे comment करेगा मैं उसको ये आंसर दूंगी. Okay? Thank you so much for being with me, guys. It was lovely teaching you, and make sure that you first watch the explanation and then watch these questions. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्यों? क्योंकि अभी हमारे ग्रामर सोल्यूशन पूरा बचा हुआ है. तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर के ग्रामर सोल्यूशंस बनाने वाले हैं. So stay tuned, stay connected, and also remember that you can visit our website magnetbrains.com because it is very easy to find the videos over here. All you have to do is you have to go to the home page, then select the class. Like I have selected class 7 here. Then there are so many videos. मतलब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, आप टॉपिक सेलेक्ट करो, नीचे टॉपिक्स आ जाएंगे चैप्टर वाइज वीडियोस में, एंड योर explanation will be ready in front of you. Start. That's it. Simple. If you found this video helpful, do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye bye.